नमस्कार, मैं हूँ शीशपाल चौहान। आज सब विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ टिप्स लाया हूँ जिससे वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करें और समय का सही इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स चाहे +1 के हैं, चाहे +2 के हैं, चाहे 10th के हैं, किसी भी क्लास के विद्यार्थी, उनको सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अगर वो करना चाहें तो कैसे करें? स्कूल में अब +2 वाले नहीं जाते होंगे। जिस दिन आपके पास पूरा दिन है उसका मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ। आपकी मॉर्निंग की शुरुआत चाहे 5 बजे होती है या 6 बजे होती है, आप ब्रेकफास्ट से पहले 2 घंटे अवश्य निकालिए। 2 घंटे पहले तो मैं टाइम बता रहा हूँ आपको कि आप दिन में कितने घंटे आसानी से निकाल सकते हैं। 2 घंटे तो आपने मॉर्निंग में निकाल लिए। आप फ्रेश होके बैठे, आपने जो भी चाय वाय पीनी हो या जैसे भी आप अपने आप को फिट या फ्रेश समझते हैं तो आप मॉर्निंग में 2 घंटे अवश्य निकालिए। सपोज़ करो आप 6 बजे उठते हैं तो 6 से 8 आप 2 घंटे निकालेंगे। और नींद आपको पूरी लेनी है, 7-8 घंटे जो भी आपकी नींद है पूरी लीजिए। नींद का अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे, नींद नहीं लेंगे पूरी, तो आपको दिन में सुस्ती आएगी, झपकियाँ आएंगी नींद की। तो ऐसे में आप जो भी लर्न करोगे वो सही तरीके से आपके माइंड में नहीं बैठेगा। तो मेरा आग्रह सभी बच्चों से ये है कि वो नींद पूरी लें, राइट। और ब्रेकफास्ट जैसे आपने की तो उसके बाद आपके पास टाइम है 6 से 8 आपने ये काम किया, तो 8 से 9 तक आप 1 घंटा आपके लिए ब्रेकफास्ट का या फिर तैयार होने का है। आप नहाइए धोइए, 1-1.5 घंटा आप लगा सकते हैं। और टाइम मैंने आपके लिए मॉर्निंग का बनाया हुआ है। आप भले ही 8 से 10 का 2 घंटे का टाइम लगा लो, फिर भी आप 10 से 12 फिर पढ़ोगे, बैठोगे। और जब आप पढ़ाई करते हो तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि पढ़ाई का मतलब आप डीपली पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपकी रफ नोटबुक साथ होनी चाहिए। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर आपने खोला हुआ है, एक पैरा आपने पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, तो उसमें जितने भी थॉट्स हैं, जितनी भी बातें हैं, उसको संक्षेप में अपनी रफ कॉपी पे, रफ नोटबुक पे नोट्स बनाते जाइए। इससे क्या होगा, आपकी एकाग्रता बनेगी, मन आपका उस चैप्टर में घुसेगा। अदरवाइज वो आपकी एनर्जी बटी रहेगी, कभी ध्यान कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा। आप पेन को अपने उंगलियों में रखिए, लिखने के लिए रेडी रखिए अपने आप को। और नोटबुक आपके पास है, आपने एक पैरा पढ़ा, उसके कुछ पॉइंट्स बना लिए, नेक्स्ट पढ़ा, कुछ पॉइंट्स बना लिए। इस तरह से आपका चैप्टर 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। और जो पॉइंट्स बनेंगे आपके, वो रिकॉर्ड होगा आपके लिए एग्ज़ाम में। उनको ही आप गो थ्रू करके अपनी लैंग्वेज में लिखिए। क्रैमिंग करोगे, क्रैमिंग कहाँ तक करोगे आप? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिस्ट्री में, एसएस में, जो भी आप सब्जेक्ट हैं, इतने लंबे चौड़े सब्जेक्ट होते हैं और इतना मटेरियल होता है, तो क्रैमिंग आप नहीं करोगे। उसकी स्कैनिंग कीजिए, जो उसमें जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं वो अपने नोट्स में रखिए और उनको अपने ही अंदाज में, अपनी सरल भाषा में पेपर में लिखिए। तो ये आपका एक नेचुरल पोटेंशियल रहेगा। अदरवाइज अगर आप आर्टिफिशियल पोटेंशियल पे रिलाई करोगे, उस पर विश्वास करोगे, तो आप कहीं ना कहीं भूलोगे। क्रैमिंग करोगे तो भूलोगे। तो एक तरीका मैंने ये बताया आपको कि आप जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ कीजिए, मीनिंग समझिए और मीनिंग को अपने ध्यान में रखिए, माइंड में दोहराइए 2 बार और फिर अपनी नोटबुक पे लिखिए। कोई पॉइंट रह गया हो तो उसको भी लिख लीजिए। तो फिर आपने 2 घंटे ये आपके हो गए, 2 घंटे मॉर्निंग के हो गए। इसके पश्चात आप थोड़ा ब्रेक दे सकते हैं, हाफ एन आवर का, आधे घंटे के लिए आप कुछ खाइए। आप कुछ खाओगे तो एनर्जी आप में और एकदम ताज़ा हो जाएगी।
आपकी कैपेसिटी और बढ़ेगी और आप 2 घंटे फिर निकाल सकते हैं। 12:30 से 2:30 बजे तक अगर आप खाना पहले खाते हैं तो टाइम शेड्यूल को उसके अनुसार चेंज कीजिए। जो मैंने टाइम आपको 8 से 10 का दिया था उसको 1 घंटा पहले एडवांस कीजिए, तो आप 1-1:30 बजे खाना खा सकते हैं। 2 घंटे आपने वो निकाले। खाना खाने के पश्चात आपको रिलैक्स करना है, सोना है, आंखें बंद करके सोना है, आंखें बंद करके लेटना है। झपकी आ जाए तो बेहतर है, अगर नहीं आती तो आप आंखें बंद करके माइंड को शून्य कीजिए, आराम कीजिए। इससे क्या होगा फ़ायदा, जब आप उठोगे, जब आप काम पे बैठोगे तो एकदम फ्रेश होंगे, आपको ऊर्जा, नई ऊर्जा आपको महसूस होगी और आप कंसंट्रेशन के साथ खूब पढ़ोगे। तो ये फार्मूले सारे आजमाए हुए हैं और आप इन पे अनुकरण करके देखिए। तो आपने आफ्टरनून नैप के बाद, स्लीप के बाद 2 घंटे फिर निकाले। सपोज करो आप आफ्टरनून में आपने 3:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक 2 घंटे आपके पास हैं, 3 घंटे हो जाते हैं बल्कि, 2:30 से लेके 3:30 से लेके 6:30, राइट, 4:30, 5:30, 6:30, 3 घंटे हो गए। इसके बाद 3 घंटे ये हो गए आपके। अब वक्त गिनिए कितना हुआ, कितने आवर्स हुए। मॉर्निंग के 2 घंटे 6 से 8, फिर 8 से 10, 10 से 12 आपके 2 घंटे 4, और फिर आपने 12:30 से 2:30 बजे तक 2 घंटे निकाले, 6, और 3 घंटे आपके 3:30 से 6:30, 9 घंटे। यस, 9 घंटे आपके पास हो गए। आप बिल्कुल ये बात मत सोचिए कि आप इतना नहीं पढ़ सकते। अगर आपकी सिटिंग पहले आधे घंटे की थी, 1 घंटे की थी, आप 2-2 घंटे की सिटिंग कर सकते हो। अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। जब आप पे प्रेशर होता है, किसी चीज़ को करने का एकदम पूरा फोकस होता है, तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपका दिमाग थकेगा, आपका शरीर थकेगा, परंतु जो एक भूख है कि और कर ले, ये नहीं, ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। और ये चाहिए, जब तक ये जुनून आपके मन में नहीं होता, जुनून एक पैदा कीजिए और टारगेट सीधा हो आपका कि एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। देखिए कितना अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आप आजकल करते हैं, ये अगर सारा वर्ष करें आप, हर एग्ज़ाम से पहले 2 महीने पहले आप ये करेंगे तो बैलेंस में आप कर सकते हैं, आप किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। परंतु विडंबना ये होती है कि हमारे विद्यार्थी जब 1 हफ्ता पहले या टाइम उन्हें डेट शीट मिल जाती है तब वो एकदम सक्रिय होते हैं, तो वो किताबें ढूंढते हैं। इंग्लिश को तो वो देखते ही नहीं हैं, इंग्लिश की बुक्स को वो तभी खोलना शुरू करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं, बल्कि परचेज करना शुरू करते हैं जब एग्ज़ाम पास आ गए। साइंस वाले बच्चे अक्सर मैंने उनको ये करते देखा है। तो ये तो था आपका टाइम टेबल, आपने 9 घंटे पूरे निकाले। अब क्या करना है आपको, जैसे आज 21 फरवरी है, 21 तारीख है, आपके एग्ज़ाम सपोज करो फर्स्ट से है, तो आपके पास जो भी दिन हैं, 8 दिन हैं, इनको डिवाइड कीजिए। जो पेपर आपका 1 तारीख को हो रहा है उसको 3 दिन माइनस कीजिए इसमें से, तो आपके 9 दिन में से 6 दिन बचे। तो 6 दिन आप दूसरे सब्जेक्ट को दे दो। अगर आप 6 दिन 5 सब्जेक्ट को देना चाहते हैं तो 1-1 दिन दीजिए और सारा सिलेबस एक बार गो थ्रू करके बंद। तो ये 2 दिन देना चाहते हैं, आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं 2-3 सब्जेक्ट, तो उनको दीजिए। आप देखते हैं कि डेट शीट में फला पेपर में 4 छुट्टियाँ आ गई, 5 छुट्टियाँ आ गई, कि तब कर लोगे, ओके। आप 2 दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए जिसको आप मुश्किल समझ रहे हैं और उसको पैक करके रखिए पूरा इत्मीनान के साथ, पूरे पेशेंस के साथ। आप नोट्स बनाओगे साथ साथ चैप्टर के, ये पॉइंट थे, भले ही आपने पहले याद कर रखा है वो कोई बात नहीं, उसको करिए। आप नोट्स बनाओगे, उसकी स्कैनिंग करोगे, थॉट्स की शॉर्ट में लिखोगे, तो आपकी कंसंट्रेशन और बढ़ती जाएगी और दिमाग में एकदम उसकी तस्वीर बनती जाएगी। क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो पिक्चर को, इमेज को स्वीकार करता है, वर्ड्स को नहीं। तो जब तक पेज का इमेज नहीं बनेगा आपके माइंड में, जो आपने बनाया है, आपने पॉइंट्स बनाए हैं, उसका इमेज बनाइए
और अपनी लैंग्वेज में लिखिए उसको। लैंग्वेज आपने पॉइंट 1 बनाया, उसको आप 4 लाइनें 5 लाइनें और लिख सकते हो। तो ये मेथड बढ़िया है। किसी और की लैंग्वेज आप क्रैम नहीं कर सकते, करोगे तो भूलोगे, कहीं ना कहीं उसमें डीलिंक होगा, एग्ज़ाम में फिर टाइम लगेगा। अगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं तो टाइम आपका बहुत कम लगेगा एग्ज़ाम में। अब मैं इंग्लिश के पेपर की तरफ आता हूँ, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि उनका कुछ ना कुछ पेपर छूट जाता है, कुछ क्वेश्चन वो लिख नहीं पाते समय की कमी की वजह से। मैं मानता हूँ कि समय आपके पास उस वक्त 3 घंटे का भी कम पड़ जाता है, उसका तरीका है, उसका कुछ ना कुछ कारण है क्यों कम पड़ता है। और कई विद्यार्थियों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, प्लीज़ आप एक तो ये बताइए कि कैसे हम एग्ज़ाम को में आंसर्स लिखें और किस प्रकार हम अच्छे मार्क्स लेने के लिए 90+ मार्क्स लेने के लिए एफर्ट्स करें। तो 90+ भी मार्क्स आ सकते हैं। 95% मेरे स्टूडेंट्स के जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं और अच्छी तैयारी करी है, लास्ट ईयर भी उनके 95% मार्क्स थे। बहुत से ऐसे विद्यार्थी मेरे अपने शहर में हैं, यमुनानगर हरियाणा में, बहुत से जो मिलते रहे हैं, उन्होंने वीडियोस देखे हैं और डिस्कस किया मेरे से और अच्छे मार्क्स लिए। आप वहाँ दूर बैठ के भी अच्छे मार्क्स ले सकते हो, बशर्त यही है, शर्त आपको नोट्स उसके बनाने हैं, टिप्स रखनी है उनको। ये नहीं कि सुनी कहानी सुनी और भूल गए। कहानी में से निचोड़ निकालना है आपको। अगर आप नावल कर रहे हैं, इनविजिबल मैन कर रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनिए और साथ साथ पॉइंट बनाइए कि जो सर ने कहा है, जो मैंने कहा है आपको, तो यहाँ कौन सा क्वेश्चन बनता है। सपोज करो आप ये चैप्टर पे 23-24 के बाद चैप्टर पे आ गए, जब इनविजिबल मैन भागा हुआ है और कर्नल एडी ने पुलिस उसके चारों तरफ लगा रखी है, तलाश कर रहा है वो। तो आप वहाँ ध्यान से सुनिए कि कौन कौन से पॉइंट्स, वो फ्रस्ट्रेशन कैसे आ रही है उसके मन में, वो तंग कैसे हो गया। इनविजिबल मैन के वो तो एकदम रेन ऑफ टेरर स्प्रेड करना चाहता था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि रेन ऑफ टेरर कैसे वो स्प्रेड करना चाहता था, क्या क्या उसने टेक्निक लिए, किस तरह से वो लोगों को मारना भी चाहता है उसमें, कि जो उसके रास्ते में आएंगे उनको मारेगा। और दूसरी बात है कि कर्नल जो एडी है, पुलिस कॉप सीनियर ऑफिसर, उसने क्या क्या प्रबंध किए उसको कैच करने के लिए, किस तरह से मैसेज स्प्रेड किए उसने। तो वो सारी बातें आप अलग से क्वेश्चन बनाइए। या इनविजिबल मैन क्या क्या एडवांटेजेस लेना चाहता था, इनविजिबल बन के क्या क्या वो करना चाहता था, जो उसे लाभ होने थे उसके बारे में, क्या वो लाभ उसे मिले या क्या उसे तकलीफें हुई जब वो सड़क पे निकला था इनविजिबल बन के। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा पीछे, जैसे बारिश हो रही, ठंड थी काफ़ी, वो नेकेड था तो उसे जुकाम लग जाता है, डरता है, उससे छींकें बहुत आती हैं। और कीचड़ था सड़क पे, तो वो पैरों पे कैसे वो दिख रहा था, एक स्केच सी बन गई थी। अगर पानी उस पर गिर जाता है या फोगी एटमॉस्फेयर में वो चला जाता है तो एकदम स्केच सी बन जाती है, लोगों को दिखाई पड़ सकता है वो। और बाहर रात बिताने के लिए उसके पास कोई शेल्टर नहीं होती, कोई कपड़े नहीं होते, ठंड से बहुत डरता है, गर्द से भी डरता है। लंदन में एक बार गया था, इसमें जिक्र आता है उसका, तो वहाँ जाने से कतराता है कि गर्द की भी उस पर परत बन गई तो एक स्केच सी, आउटलाइनिंग सी नजर आएगी उसकी। एक बार वो रेस्टोरेंट में खाने की एकदम, जब वो वहाँ से निकला था दुकान से जिसमें से विस्कर्स वगैरह मुखौटा वगैरह लेके वो पहन के चला था और भूख लगी थी, एकदम जाके रेस्टोरेंट में वो ऑर्डर प्लेस करता है, ये खिला, ये जो भी चिकन बिरयानी हो, पता नहीं क्या क्या उसने, जो भी, ये तो मेरी तरफ से वैसी है, कहा था। तो जब वो सामने आई तो वो खा नहीं सका। अपने उसको जो रैपिंग कर रखी है उसने कैसे हटाए, लोग देखेंगे उसे। और वो बड़े अफसोस में एकदम उठा था और तिल मिलाया था कि मैं खा भी नहीं सकता। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपको नोट करनी है जिनके पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इंग्लिश के पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी जब आप एग्ज़ाम में होंगे। मेरा ये मानना है कि रीडिंग स्किल्स वक्त लेती हैं, टाइम लेती हैं। तो
जो पार्ट आपको लिटरेचर वाला पार्ट आपको अच्छी तरह से याद होता है, क्योंकि आपको पता है कि इस लेसन में से ये स्टैंजा बनते हैं इंपॉर्टेंट, ये आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं, ये आ सकते हैं, तो आप उनको स्पीड पे लिख सकते हो। और लिखते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि आप जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके 4 पार्ट आपको करने हैं, 3 पार्ट करने हैं। तो जब भी आंसर लिखोगे, आंसर 5 पार्ट 1, आंसर 5 पार्ट 2, आंसर 5 पार्ट 3। सपोज करो 4th पार्ट नहीं आता, वहाँ स्पेस छोड़िए, 4-5 लाइन होगी, आपको 20-30 वर्ड्स में आपको शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं, तो वहाँ स्पेस छोड़ दीजिए, जब वो याद आ जाएगा तब उसको कर सकते हो। अगर आप स्पेस नहीं छोड़ोगे तो हो सकता है आप लास्ट में आगे भूल जाओ कि कोई क्वेश्चन भी रह रहा था। तो स्पेस छोड़िए और हर आंसर के बाद एक लाइन की स्पेस वैसे छोड़ दो, जिससे पता लगे कि ये आंसर खत्म हो गया, नेक्स्ट शुरू होगा। 2 लाइनें छोड़ दो जिससे पता लगे, बिल्कुल डिस्टिंक्ट आंसर नज़र आए। और जो आपका, कई बच्चे ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, जो वो हाशिया लगाते हैं साइड पे, एकदम लाइन लगाते हैं कि वहाँ से लिखना शुरू करेंगे, या फिर वो फोल्ड करके एक बना लेते हैं, ज़रूरी नहीं आप पेंसिल से करो, फोल्ड करके सीधा बन जाता है वो, तो वहीं से शुरू करें। ये नहीं कि वहाँ से पहली लाइन वहाँ से बिल्कुल वहाँ से शुरू की है और फिर आगे दूसरी लाइन गैप दे दिया। लास्ट में गैप हो सकते हैं, शुरू में एकदम अलाइनमेंट जैसे कहते हैं, अलाइनमेंट होनी चाहिए आपके रिटन मटेरियल की। राइटिंग बिल्कुल सही हो, अच्छा हो, लेजिबल हैंड हो। और हाइट का ध्यान रखिए लेजिबल हैंड बनाने के लिए। जो डबल, जैसे आपको सपोज लिखना है, सपोज में एस यू एक ही हाइट में होंगे, पी का जो गोलाई है वो भी एक हाइट में होगी, और नीचे वो पी नीचे तक जाएगी डबल में, फिर ओ एस ई एक ही लाइन में जाने चाहिए। आप लिटिल लिखना चाहते हैं तो एल डबल हाइट में होगा, आई हाफ हाइट में होगी, फिर टी डबल टी फिर डबल हाइट में एल की समान हाइट में जाएगी, फिर एल फिर ई उसी हाफ। अगर आप ये रेशो रखेंगे, 1:2 की रेशो बरकरार रखेंगे तो राइटिंग अच्छा होगा। सीधा लिखिए। कर्सिव राइटिंग बहुत से बच्चे क्रेज होती है आजकल पेरेंट्स को कि कर्सिव राइटिंग सिखाएं उन्हें। मेरा ये मानना है कि कर्सिव राइटिंग एक सीखने के लिए ठीक है, आप लिखिए। आपको कोई कोटेशन लिखनी हो, कोई लेटर लिखना हो किसी को अपना इनफॉर्मल, लिखिए। बट न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, क्या वो कर्सिव राइटिंग में होता है? आपकी अपनी बुक्स हैं, क्या वो कर्सिव राइटिंग में होती है? तो ये क्लैश हो जाता है। उधर आप कर्सिव राइटिंग में लिख रहे हो और आप पढ़ते हो उसमें सीधी स्ट्रेट राइटिंग, तो ये मत कीजिए। मेरा तो ये सुझाव है कि कर्सिव राइटिंग टीचर को जो इवेल्युएट करेगा आपके आंसर्स को, उसके लिए भी दिक्कत आती है। वो कई बार उसे नहीं समझ आता, और वो क्योंकि ट्रैक से हटके वो आंसर शीट आती है तो इरिटेट हो जाता है कहीं ना कहीं, और मार्क्स कहीं ना कहीं आपके कम होंगे। जो इवेल्युएटर है वो इरिटेट नहीं होना चाहिए किसी भी दशा में। वो कब होते हैं? जब आप टाइट लिखते हो, एक लाइन में आपने 15 वर्ड लिख दिए, 10 लिख दिए, 12 लिख दिए, वो टाइट हो जाता है। स्पेस दीजिए, हर वर्ड में स्पेस दीजिए। 2 वर्ड है उसके बीच में स्पेस हो। ये ना हो कि बिल्कुल टाइट कर दो, एक लाइन में आप 10 वर्ड लिख रहे हैं, टाइट हो जाता है। एक लाइन में 7 वर्ड्स अच्छे रहते हैं। और वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए अपने। आपको 25 to 30 कहा है तो लगभग यही हो, 5-4 वर्ड कम ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे मत गिनिए कि 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे गिन रहे। नो, एक लाइन के अगर 7 वर्ड हैं तो आप 4 लाइनें गिनिए, 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 28 वर्ड्स। तो 1 2 3 में कभी ना गिनिए, टाइम लगेगा आपका। तो ऐसे आप चलते जाइए। अगर 5वें क्वेश्चन के 4 पार्ट है तो उस वहाँ जगह छोड़िए और फिर लास्ट में कर कीजिए। ये ना कई बच्चे करते हैं कि उसका जो बाद में याद आया कि 5वां क्वेश्चन का 4th पार्ट करना था, तो उसको कहीं 3-4 पेज के बाद वो करेंगे। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को जो इवेलुएटर है वो आंसर के मार्क्स आपको वहाँ लाने पड़ेंगे जहाँ मेन है 3-4। तो कैरी फॉरवर्ड करेगा या फिर कैरी बैकवर्ड करेगा, इरिटेट होगा, वो गुस्सा आएगा उसके हल्का सा कहीं ना कहीं। तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप?
आपके टीचर को बताना चाहिए आपको, ऐसा ना करें। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन करते जाइए, स्पेस छोड़िए 2-3 लाइनों की, पता लगे। लॉन्ग आंसर भी आपको 120 वाले या 150 वाले होते हैं। राइटिंग स्किल कीजिए उसके बाद, जो आप फटाफट कर सकते हो। ग्रामर का पोर्शन अगर है तो ग्रामर का पोर्शन फटाफट कीजिए। लास्ट में आप कॉम्प्रिहेंशंस लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके पास जो भी टाइम बचेगा उसका इस्तेमाल सही कीजिए, एकदम फोकस कीजिए, क्वेश्चन को देखिए कहाँ है, पहले रीडिंग कीजिए 2 बार, अंडरस्टैंड कीजिए उसे, फिर क्वेश्चन के मुताबिक, अगर मल्टीपल चॉइस वाले हैं तब भी आपको फटाफट हो जाएंगे। अगर आपको आंसर लिखना है तो देखिए कहाँ पे आंसर है। आंसर के लिए आप उन लाइनों को डिटो मत उठाइए, जो का तो मत, उसको मीनिंग समझ के वहाँ से उठाइए, अपना सेंटेंस बनाइए। फ्रेजेस या कुछ वर्ड्स आप यूज़ कीजिए उसके, और ऐसे अपनी लैंग्वेज जितनी दोगे, ओरिजिनलिटी जितनी बरकरार रखोगे, राइटिंग जितना अच्छा रखोगे, स्पेस दे के लिखोगे, तो मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। और लिख लिख के याद कीजिए। मान लो आप आंसर्स याद कर रहे हैं घर में, कोई भी लिटरेचर का पोर्शन या कोई भी, तो उसको लिख के कीजिए याद, जहाँ से आप याद कर रहे हैं। तो बेहतर है, तो मैंने बताया था मेथड, स्कैन करके अपनी लैंग्वेज लिखिए। अगर नहीं कर रहे तो भी आप उसको चेक कीजिए, लिखा आपने, और एक एक वर्ड पे ऐसे ठीके लगाते चाहिए, ठीके बोलते हैं, तो उसको जो गलत है उसको काट के वहीं लिखिए ऊपर उसके कि ये स्पेलिंग थे इसके, राइट। तो हर चीज़ को 100% तक ले जाइए। कई बार मन उचाट हो जाता है, एकदम बोर से हो जाते हैं कुछ विद्यार्थी, क्योंकि उनकी सीटिंग नहीं होती पहले, और वो क्या करते हैं कि ऐसे लर्न किया, दिमाग में दोहराया और हो गया याद। नो, आप उसे दिमाग में दोहरा के लिखिए, चेक कीजिए, स्पेलिंग गलत है तो उसको 5 बार लिखिए एक वर्ड को सही करके, और फिर आगे बढ़िए। तो ये चीज़ें आपको अवश्य ही हेल्प करेंगी। पैनिक मत होइए, आपके पास बहुत टाइम है। 2 दिन में आप सारा सिलेबस कर सकते हो, 1 दिन में कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिटिंग रखिए अपनी और सिस्टम में चलते जाइए। ये नहीं कि एकदम पैनिक हो गए, वो क्वेश्चन वो कर लो, वो कर लो, आपके माइंड में ये होगा कि वो भी चैप्टर अभी पढ़ा है, वो भी। आप चलिए धीरे धीरे, अभी से चलिए, आप डिवाइड करके चलिए। अच्छा तो ये होता कि अगर आप 1-2 महीना पहले टाइम को डिवाइड करते, पहले आप 15-20 दिन पहले का टाइम निकालते, उसको 1.5 महीना पहले उसको डिवाइड करके 5-5 दिन एक एक सब्जेक्ट को देते, फिर उन 20 दिनों को 3 दिन माइनस करके, जिस पेपर को मान लो 1 तारीख को पेपर है तो 3 दिन उससे ऊपर वाले माइनस कीजिए, और बाकी जो दिन बचे उनको डिवाइड करके करते। तो अब भी आप कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया वो कीजिए, और ज़रूर आपको इससे मदद मिलेगी। पैनिक मत होइए। आपके पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए खूब मटेरियल होता है। कॉम्प्रीहेंशन 15 मार्क्स के अगर हैं तो आपको एक, जैसे 9th क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ, 2 कॉम्प्रीहेंशन वैसे हो गए, और चाहे जो भी आपका पेपर स्टाइल है उसको सैम्पल क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए, और जो सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उनको तैयार कीजिए। ऐसे ही नावल या फिर जो भी आपके पास हैं सबको गहनता से स्टडी कीजिए, लिस्ट बना लीजिए। हर, जैसे आपने एक लेसन निकाला, डीप वाटर निकाला है, तो डीप वाटर में जो भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उनको पहले याद कीजिए, बाकियों को गो थ्रू कीजिए। पता रहे कि मान लो ये आ गया तो ये करना, कभी छोड़ना मत। लेसन में कई बच्चे ये करते हैं कि 3-3 क्वेश्चन करे और बाकी छोड़ दिए। नो, उनको गो थ्रू कीजिए। अगर आप पे समय कम है तो मेन करके आप बाकियों को एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए कि बाय द वे ये आ गया तो कैसे करें। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो आपने गो थ्रू किए थे, क्योंकि कंसंट्रेशन आजकल इतनी बनी होती है कि वो कहीं ना कहीं आपके मन में प्रिंट दिमाग में बनेगा और पेपर में आप लिख पाओगे। तो कैपेसिटी हमारे माइंड की बहुत है, हम इस्तेमाल नहीं करते इसका, लास्ट में करते हैं। हम सब प्रेशर में काम करते हैं। जब लगता है कि
अब आगे, अब तो सिर पे बात आ गई, अब करेंगे। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो प्रेशर में ही काम होता है, बट इतना भी प्रेशर मत करिए कि आप पैनिक हो जाए, कुछ भी ना वो कर पाए ना वो कर पाए। आप कर पाओगे, ये मेरा इस वक्त आप कर पाओगे, पूरी उम्मीद है मुझे। सब्जेक्ट को स्कैन करके आप चलिए, उसके अनुसार चलिए। और कोई आपको डिफ़िकल्टी लगे तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं टाइम निकाल के आपकी हेल्प करूँगा, आपको सजेशन दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, उनको भी लाभ मिले। मेरे वीडियो देख के बहुतों ने अच्छे मार्क्स लिए, मैसेज आप पढ़ सकते हैं चैनल पे जाके, तो उनको भी बताइए सबको। और हिंदी में मैंने सभी वीडियोस बनाए हैं मैक्सिमम। शुरू में मैं इंग्लिश में भी बनाता था, तो बच्चों की चॉइस यही थी कि सर हमें इंग्लिश में, हिंदी में दीजिए। तो हिंदी में मैक्सिमम, क्योंकि टाइम कम होता है, हिंदी और इंग्लिश के दोनों बनाऊं तो टाइम नहीं बनता, तो मैं प्रायोरिटी अपनी हिंदी को दे रहा हूँ, तो हिंदी में बना रहे हैं। अगर इंग्लिश, कोई हिंदी नहीं समझने वाले बच्चे भी होते हैं बंगाल में या कहीं और, प्लीज़ वो जो लिखा हुआ मटेरियल है उसको समझते जाइए, तब भी सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ है। और कोई अगर दिक्कत लगे आप मुझे मैसेज कीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि आप इनकी पीडीपी या जो भी पावर पॉइंट पे आपने ये मटेरियल भेजिए, प्लीज़ ये मटेरियल मैं नहीं भेज पाऊँगा। और बीच बीच में आप मेरे अपना ब्लॉग है एक, मैंने अभी बनाया है +2 के स्टूडेंट्स के लिए, और उस पर क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, और कुछ एक आंसर भी उस पर मैंने अपलोड किए, तो उसको भी देखिए आप, और वीडियोस को गहनता से समझिए। तो ये मेरी एडवाइस है आप सबके लिए, पैनिक ना होइए और समय का इस्तेमाल कीजिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। ओके।